नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुनीत और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स रेडियो उड़ान पर। और इस वक्त बज चुके हैं रात के 9, दिन शुक्रवार, और कम्युनिटी कलर्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कम्युनिटी कलर्स एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें होती हैं डिसेबिलिटी न्यूज़ और साथ ही साथ होते हैं बहुत सारी इंफॉर्मेशंस, जानकारियाँ, सूचनाएँ और बहुत से नए नए सेगमेंट्स भी। फ़िलहाल न्यूज़ बुलेटिन आप प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में सुनते हैं जिसमें होती हैं डिसेबिलिटी न्यूज़, और बहुत जल्द हम आपके लिए कोई ना कोई नया सेगमेंट लेकर हाजिर हो जाएंगे प्रोग्राम में। हमारा प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स आप बहुत पसंद करते हैं, प्रोग्राम को बहुत प्यार देते हैं, हम आपके इसके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। हम आपसे ये कहते रहते हैं कि अगर आप किसी तरह का कोई सेगमेंट इस प्रोग्राम में चाहते हैं तो आप हमें सजेशन दिया करें, सुझाव दिया करें, ताकि हम उन्हें अपने इस प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट कर सकें। बहरहाल रेडियो उड़ान सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.radioudan.com, जहां पर हमारे वेब पेज पर भी प्ले बटन प्रेस करके आप रेडियो उड़ान सुन सकते हैं। और वैसे प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पर हमारी ऐप्स अवेलेबल हैं, और बहुत सारे थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स पर जैसे गूगल और एलेक्सा, एप्पल और यहाँ तक कि रिनोवा म्यूजिक पर भी हमारी रेडियो उड़ान स्ट्रीमिंग अवेलेबल है, और ट्यून इन पर भी आप रेडियो उड़ान सुन सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज लाइक करें, हमारे ट्विटर को फॉलो करें, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स को ज्वाइन करें। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स आप सुन रहे हैं मेरे यानी पुनीत के साथ। बिना देर किए सबसे पहले आइए सुन लेते हैं न्यूज हेडलाइंस। न्यायिक परिसरों में उचित सुविधाओं की कमी के कारण विकलांग व्यक्तियों को न्याय तक पहुंच से वंचित होना पड़ता है, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का कहना। दिव्यांगों के लिए बनाया जाएगा वन स्टॉप सेंटर, सुगम्य ऐप में जोड़ी जाएंगी एआई सुविधाएं। आयुष केंद्रों में मिलेंगी अब और बेहतर सुविधाएं, सरकार ने जारी किए नए दिशा निर्देश। दिल्ली में पहली बार हुआ दोनों हाथों का सफल ट्रांसप्लांट, फिर से ट्रैक पर लौटेगी पेंटर राजकुमार की जिंदगी। दिल्ली में कोरोना के डेली केसेस 50 के पार, यूपी बिहार में भी बढ़े कोविड के मामले। विकलांग लोगों के लिए यात्रा को आसान बनाना ही उन्हें कर सकता है प्रेरित। आरोपी को अपनी विकलांगता का फायदा उठाकर शिक्षा से बचने की कोशिश करने पर मिली कड़ी सजा। नोरो वायरस के खिलाफ लड़ाई में नया मोड़, वैक्सीन का क्लिनिकल टेस्ट शुरू। गर्मी आने से पहले जान ले 5 हेल्दी फूड्स के बारे में। दिव्यांग मतदाताओं के लिए विशेष व्यवस्था, नूह में मॉडल बूथ बनाने की तैयारी। 244 दिव्यांगजनों को दिए गए लगभग 67 लाख के निःशुल्क सहायक उपकरण। संजू सैमसन ने पूरा किया दिव्यांग बच्चे का सपना, केरल पहुंचने के बाद मिलने पहुंचे। जीएन साई बाबा को हाईकोर्ट ने बरी किया। दिव्यांग चाय विक्रेता की हत्या के मामले में गैंगस्टर जुन्ना पंडित समेत 8 को उम्र कैद, अर्थदंड भी लगाया गया। न्यूज हेडलाइंस के बाद बारी डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन की, लेकिन उससे पहले छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हेलो फ्रॉम हिडन वॉइसेस। One vision, one voice. And that has led to more than 1,000 hidden voices getting together to empower visually impaired and economically challenged children and adults across India by opening up the world of books to them. Hidden Voices is a unique reading charity founded by Miss Devi Krishna and co-founded by Miss Maitreyi Rajdev on 28 April 2019. An experienced psychotherapist and a counselor with proficiency in the diverse domains of education and human resource management, Ms. Devi has roped in volunteers from across India to read out and create audiobooks in various languages, with Mr. Sudhish P. as a partner and Ms. Cincy Thomas as its president. Hidden Voices now has a total of more than 1,500 in-house readers and is linked with many clubs from JNU, Pune and South India, which gives it
more than 3,000 readers. It has volunteers as young as 5 years to as experienced as 82 years. The readers are divided into groups according to age and the language chosen. Hidden Voices has now a steady inventory of books, both informative and fictional, in almost 20 languages. The audiobooks have been utilized by various institutions and groups like Fergusson College Pune, Lit the Light, Duty, Madras Club, etc. More than 50,000 lives have been touched and enriched by this program. For more information, send us an email on hiddenvoices2020@gmail.com. प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है। नमस्कार दोस्तों, शुक्रवार के दिन आपका फिर से एक बार स्वागत है प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में। इस शो के दौरान हम सुनेंगे डिसेबिलिटी जगत से जुड़ी ताज़ा तरीन खबरें, ताज़ा तरीन अपडेट्स। बहरहाल आप हमारे इस शो की आज की हेडलाइंस तो सुन ही चुके हैं, तो आइए प्रोग्राम का आगाज करते हुए बढ़ते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन की तरफ। आज की हमारी पहली खबर आती है पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने न्यायिक परिसरों में बुनियादी ढांचे की कमी का स्वतः संज्ञान लिया है और बुनियादी ढांचे में कमी के कारण पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ यूटी के विकलांग नागरिकों को कोर्ट तक पहुंचने में दिक्कत होती है, इस बारे में खुद चर्चा की है। दरअसल हाईकोर्ट में एक 60 वर्षीय विकलांग महिला की याचिका पर सुनवाई चल रही थी, जिसने जिला न्यायालय मालेरकोटला में अपने मामले की पहली मंजिल से भूतल पर स्थानांतरित करने की मांग की थी, क्योंकि न्यायिक परिसर में रैंप या लिफ्ट का कोई भी प्रावधान नहीं था। विकलांग व्यक्तियों की दुर्दशा पर ध्यान देते हुए जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने कहा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित जीवन का अधिकार केवल जानवरों की तरह अस्तित्व तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सम्मान के साथ सही अर्थों में एक सार्थक जीवन जीने का अधिकार शामिल है। सार्वजनिक भवनों, विशेष रूप से न्यायिक परिसरों में उचित सुविधाओं का अभाव न्याय तक पहुंच से वंचित करने के बराबर है और विकलांग व्यक्तियों के खिलाफ भेदभाव के बराबर है। न्यायालय ने यह भी कहा कि राज्य ने अपने नागरिकों को संविधान द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों को साकार करने के लिए समान अवसर प्रदान करने और सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के लिए कोशिशें करनी चाहिए, जिसमें भारत के क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार भी शामिल है। 60 वर्षीय महिला अमृत कौर ने सीआरपीसी की धारा 407 तहत याचिका दायर कर पुलिस स्टेशन अमरगढ़ संगरूर में आईपीसी की धारा 406, 420, 120 बी के तहत दर्ज एफआईआर के मुकदमे को स्थानांतरित करने की मांग की थी। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा था कि कौर एक विकलांग महिला थी जो चलने में असमर्थ थी, क्योंकि उनका दाहिना पैर काट दिया गया था, जबकि उनका बायां पैर संक्रमित है, और इसकी पुष्टि के लिए उन्होंने याचिकाकर्ता के मेडिकल रिकॉर्ड्स पर भरोसा किया। उन्होंने आगे कहा कि याचिकाकर्ता ने 4 मामले दर्ज किए हैं जो सिविल जज सह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मालेरकोटला के समक्ष लंबित है, जो पहली मंजिल पर है, और मालेरकोटला में न्यायिक परिसर में किसी भी विकलांग व्यक्ति को अदालती कार्रवाई में भाग लेने की सुविधा के लिए एक रैंप या एस्केलेटर का कोई प्रावधान मौजूद नहीं है। दोस्तों, केंद्र सरकार दिव्यांग लोगों के लिए सुगम्य भारत ऐप को वन स्टॉप पॉइंट बनाने की दिशा में काम कर रही है। इसे लेकर सरकार की ओर से सुगम्य भारत ऐप को फिर से डिजाइन किया जाएगा ताकि उसमें एआई सुविधाओं को शामिल किया जा सके। पीटीआई के मुताबिक विकलांगता मामलों के सचिव डॉक्टर राजेश अग्रवाल ने कहा कि एआई में जिन सुविधाओं को हम जोड़ना चाहते हैं वे वार्षिक रिपोर्ट, विभिन्न योजनाओं, हाल ही के जिलावार डेटा और सुप्रीम कोर्ट तथा उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी है। इसके लिए डॉक्टर राजेश अग्रवाल की अध्यक्षता में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के साथ एनजीओ मिशन एक्सेसिबिलिटी और नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड और शोध संस्थान ISTM के बीच एक MOU साइन किया गया है। श्री राजेश अग्रवाल ने बताया कि इस MOU का उद्देश्य पूरी तरह से सुलभ बहुभाषी सुगम्य भारत एप्लीकेशन प्रदान करने के साथ ही प्रासंगिक और लक्षित जानकारी का प्रसार करने के लिए AI तकनीक को शामिल करना है। नए ऐप में AI चैटबॉट, शिकायत रजिस्टर,
फीडबैक, मल्टी लैंग्वेज और सुलभ इंटरफेस जैसी कई सुविधाएं होंगी। उन्होंने बताया कि ये सुविधाएं देश भर में हजारों दिव्यांगों को सशक्त बनाएंगी। राजेश अग्रवाल ने कहा कि हम ऐप को फिर से डिजाइन करेंगे ताकि ये सुलभ हो जाए। हम चाहते हैं कि सुगम्य अगले 6 महीनों में दिव्यांगों के लिए वन स्टॉप सेंटर बन जाए। उन्होंने बताया कि राज्य और केंद्र की विभिन्न योजनाओं का विश्वसनीय अपडेट ब्यौरा प्रदान भी इसमें किया जाएगा। विजन दिव्यांग फाउंडेशन के सहयोग से एक MOU भी इसमें साइन किया गया है, जो दिव्यांग व्यक्तियों के लिए फायदेमंद साबित होगा। दोस्तों, देश भर में स्थित सभी आयुष स्वास्थ्य केंद्रों का विस्तार किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आयुष स्वास्थ्य केंद्रों को बुनियादी ढांचे, मानव संसाधन और दवाओं की उपलब्धता के संबंध में लिए गए दिशा निर्देशों को जारी करने के लिए कहा है। आपको बता दें कि देश भर में विभिन्न श्रेणियों में 3800 से भी ज्यादा आयुष अस्पताल है और इनमें से कुछ में बेड्स की संख्या 60 से अधिक है। सरकार द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि आयुष के लिए इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स को अपनाने से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आयुष स्वास्थ्य सेवाओं की क्वालिटी का विस्तार कर पाएंगे। बयान में आगे कहा गया है कि इसका मूल उद्देश्य पब्लिक हेल्थ सेंटर अंतर्गत रोकथाम, प्रोत्साहन, इलाज, राहत और पुनर्वास सेवाओं को मजबूत करना है। दोस्तों, आइए अब आपको खबर सुनाते हैं दिल्ली से। सोचिए कि अगर किसी व्यक्ति के दोनों हाथ ना हो तो उसका जीवन कितना मुश्किल हो सकता है, वो भी एक पेंटर के लिए जिसकी रोजी रोटी का जरिया ही उसके हाथ होते हैं। 45 साल के राजकुमार की एक कहानी ऐसी ही है। उन्होंने एक हादसे में अपने दोनों हाथ खो दिए थे, लेकिन दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में एक सफल हाथ के ट्रांसप्लांट ऑपरेशन के बाद उन्हें नया जीवन मिला है। ये दिल्ली में अपनी ही तरह का पहला ऑपरेशन है। अक्टूबर 2020 में राजकुमार नांगलोई रेलवे ट्रैक के पास अपनी साइकिल से गुजर रहे थे, तभी साइकिल का संतुलन बिगड़ा और वो रेलवे ट्रैक पर गिर पड़े। उसी वक्त वहां से ट्रेन गुजरी और राजकुमार के दोनों हाथ कट गए। आनंद फानंद में उन्हें दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया और इलाज के बाद उनके आर्टिफिशियल हाथ लगा दिए गए। हालांकि ये हाथ ठीक से काम नहीं कर पा रहे थे, लेकिन राजकुमार के लिए उम्मीद की किरण तब जागती दिखाई दी जब गंगाराम अस्पताल को हाथों के ट्रांसप्लांट के लिए अनुमति मिल गई। इस साल जनवरी में रिटायर्ड वाइस प्रिंसिपल मीना मेहता को ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया और उनके परिवार ने उनके सभी अंगों को दान करने का फैसला किया। उनके हाथों को राजकुमार के लिए सुरक्षित किया गया। राजकुमार को कॉल करके अस्पताल बुलाया गया और डोनर से मैचिंग कराई गई। फिर एक साथ 2 ऑपरेशन किए गए, एक जगह से अंग निकाले गए और राजकुमार के हड्डियों, आर्टरी, नसों, मांसपेशियों और स्किन को जोड़ा गया। सर्जरी में कुल 12 घंटे लगे। दिल्ली में हुए इस ऑपरेशन को गंगाराम अस्पताल में प्लास्टिक सर्जरी के हेड डॉक्टर महेश मंगल और हैंड माइक्रो सर्जरी के हेड डॉक्टर निखिल झुंझुनवाला ने 20 से ज्यादा एक्सपर्ट के साथ मिलकर अंजाम दिया। 6 हफ्तों तक अस्पताल में रहने के बाद राजकुमार अब घर जाने और काम करने के लिए तैयार है। मरीज का 70 से 80% तक हाथों का संधारण या फिर मूवमेंट लौट रही है, लेकिन इसमें 6 से 7 महीने लग जाएंगे। इसके अलावा वो वापस पेंटर का काम कर पाए, इसमें कम से कम 1.5 साल लग सकता है। मरीज के इलाज का पूरा खर्च गंगाराम अस्पताल ने उठाया है। मरीज को आजीवन जीन या इम्यूनो सप्रेसेंट्स दवाओं की जरूरत भी पड़ेगी, वो भी अस्पताल की तरफ से जीवन भर के लिए मुफ्त दी जाएंगी। दोस्तों, ये ऑपरेशन न केवल राजकुमार के लिए जीवन बदलने वाला है, बल्कि ये दिल्ली में हाथों के ट्रांसप्लांट के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि भी है। ये उन अन्य लोगों को उम्मीद देता है जिन्होंने अपने हाथ खो दिए हैं। दोस्तों, अब खबर सुनते हैं नोरो वायरस के बारे में। नोरो वायरस एक बेहद ही संक्रामक वायरस है जो हर साल दुनिया भर में करोड़ों लोगों को संक्रमित कर रहा है। ये वायरस दस्त और उल्टी का कारण बन जाता है और अस्पतालों, नर्सिंग होम, जेलों, स्कूलों और क्रूज जहाजों तक में भी तेजी से फैल रहा है। अमेरिका में भी हाल ही में इस वायरस में तेजी से बढ़ोतरी देखी गई है, खासकर पूर्वोत्तर क्षेत्र में। बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार विशेषज्ञों का कहना है कि नोरो वायरस इतना कठोर होता है कि ये गर्मी, ठंड और खुश्की को भी सहन कर लेता है और सतहों पर कई दिनों तक जिंदा रह सकता है
और यही कारण है कि इसे खत्म करना मुश्किल हो रहा है। हालांकि शोधकर्ताओं ने पाया है कि कुछ लोगों में जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं जो उन्हें इस बीमारी से बचा लेते हैं। उदाहरण के लिए यूरोपीय मूल के लगभग 20% लोगों में FUT2 नामक जीन में उत्परिवर्तन हो चुका है। ये उत्परिवर्तन उन्हें नोरो वायरस के सबसे आम प्रकारों में से एक GII4 से बचा लेता है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये जानकारी भविष्य में बेहतर नोरो वायरस रोधी दवाइयों को विकास करने में मदद करेगी। साथ ही ब्लड ग्रुप भी इस वायरस के रेजिस्टेंस और सेंसिटिविटी में भूमिका निभाता है। नोरो वायरस तेजी से बदलता रहता है, जिसकी वजह से वैक्सीन बनाना मुश्किल हो जाता है। फिर भी हाल ही के कुछ वर्षों में वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला में मानव आंत की सेल्स के भीतर वायरस को उगाने की तरीके खोज लिए हैं। इससे ये पता लगाने में मदद मिल सकती है कि इम्यून सिस्टम से सबसे मजबूत एंटीबॉडी प्रतिक्रिया को कैसे प्रेरित किया जाए। वैज्ञानिकों का मानना है कि एक सफल टीके के लिए कई नोरो वायरस के उपभेदों से इसे बनाया जाना चाहिए। कई कंपनियां और शोध ग्रुप विभिन्न तकनीकों का उपयोग करके नोरो वायरस वैक्सीन विकसित करने का प्रयास कर रही हैं। मॉडर्ना ने mRNA नोरो वायरस वैक्सीन का क्लिनिकल टेस्ट भी शुरू कर दिया है। वहीं बोस्टन स्थित हीली वैक्सीन नामक कंपनी शिशुओं, बच्चों और वयस्कों में अपने वैक्सीन उम्मीदवार का टेस्ट कर रही है। हालांकि अभी भी ये स्पष्ट नहीं है कि इस टीके को कितनी बार बूस्टर खुराक के रूप में दोबारा लेना होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि बड़े टेस्ट के नतीजों के बाद ही टीके की प्रभावशीलता के बारे में ठोस निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। फिर भी वैज्ञानिक आस लगाकर बैठे हैं कि आने वाले कुछ सालों में कम से कम एक नोरो वायरस वैक्सीन विकसित हो सकती है। ये इस वायरस के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। विकलांग लोगों के लिए यात्रा करना अक्सर कठिनाइयां पैदा करता है। विकलांग महिलाओं के लिए तो ये और भी बड़ी चुनौती बन जाती है। लोग ये नहीं सोचते कि दिव्यांग लोग, विशेषकर महिलाएं, अपनी कार खुद चला सकती हैं। उस धारणा को बदलना होगा। दोस्तों, ये मानना है ड्राइविंग शिक्षक और विकलांग व्यक्तियों के लिए ड्राइविंग सलाहकार डॉक्टर अनीता शर्मा की। अनीता शर्मा केवल 6 महीने की थी जब पोलियो ने उनकी कमर से नीचे का हिस्सा उनसे छीन लिया। 3 बच्चों में सबसे बड़ी शर्मा ने याद किया कि उनकी विकलांगता के कारण उन्हें अक्सर स्कूल में बदमाशी का शिकार होना पड़ता था। बड़े होने के दौरान उन्होंने सुना कि उनके साथी उन्हें लंगड़ी जैसे नामों से बुलाते थे और रिश्तेदार अक्सर माता पिता से उनकी शिक्षा बंद करने और जल्दी शादी करने का आग्रह करते थे। लेकिन वे शुक्रगुजार है अपने माता पिता की, जो उन्हें अपनी शिक्षा को पूरा करने का प्रोत्साहन दिया और उन्हें स्कूल से बाहर नहीं निकाला। जब अनीता शर्मा को पहली नौकरी मिली तो उन्होंने अपनी पहुंच की जिम्मेदारी लेने का फैसला खुद किया। उन्होंने कहा, मैंने अपने माता पिता को मुझे कार चलाना सिखाने के लिए मना लिया और शायद वही क्षण था जब उनके जीवन में एक नया मोड़ आया। वे कहती है कि एक दिव्यांग के रूप में मुझे ये एहसास नहीं था कि गाड़ी चलाना इतनी बड़ी बात है, जब तक कि एक दिन एक लड़की मेरे पास नहीं आई और कहा कि वो भी मेरी तरह बनना चाहती है और अपनी कार चलाना चाहती है और चलने में सक्षम होने के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहती है। 2018 में विकलांगता और उद्यमिता पर IIM इंदौर से PhD की डिग्री करने वाली अनीता ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि वो विकलांग लोगों को, खासकर लड़कियों को ड्राइविंग का सबक देने की इच्छुक है। वे कहती है, मैं बहुत सारे अनुरोधों से अभिभूत हुई हूँ। मैं समझ नहीं पा रही कि इतने सारे लोग मेरे पास क्यों पहुँच रहे हैं और ड्राइविंग स्कूल क्यों नहीं जा रहे। तभी मैंने देश में मौजूद दिव्यांगों के लिए ड्राइविंग स्कूलों की संख्या पर एक मार्केट एनालिसिस किया और इसके लिए रिसर्च शुरू कर दी। एक दोस्त के साथ उन्होंने 2000 से भी अधिक स्कूलों में फोन किया और पाया कि उनमें से किसी ने भी दिव्यांगों को ड्राइविंग सिखाने की पेशकश नहीं की। कुछ लोगों ने उन्हें बताया कि उनके पास उन लोगों के लिए हाथ पर नियंत्रण रखने के लिए रेट्रोफिटेड कारें या संशोधित वाहन नहीं है, जिन्होंने अपने निचले अंगों को खो दिया है। दूसरों ने बेरहमी से पूछा कि विकलांग लोगों को ड्राइविंग सीखने की आवश्यकता क्यों है। शर्मा ने आह भरते हुए कहा कि और भी कुछ ऐसे लोग थे कि जो आश्चर्यचकित रूप से हमें पूछ रहे थे कि ड्राइविंग सिखाने के बाद दिव्यांग लोग कार खरीदने का पैसा कैसे जुटा पाते हैं।
दोस्तों, आपको बता दें कि कोविड महामारी के ठीक पहले ही अनीता शर्मा जी ने IIM अमृतसर में अपनी शिक्षण नौकरी छोड़ दी थी और अपनी खुद की कंपनी शुरू की, जिसका नाम ड्राइव ऑन माई ओन रखा गया। वे अब तक 200 से भी अधिक लोगों को ड्राइविंग सिखा चुकी हैं। दिल्ली और चंडीगढ़ में वे कक्षाएं लेती हैं और कई शहरों से उनके पास लोग ड्राइविंग सीखने आते हैं। हालांकि शर्मा को जल्द ही एहसास हुआ कि दिव्यांगों के लिए बड़ी चुनौतियां हैं। वे कहती हैं, मेरे पास लोग आ रहे थे और पूछ रहे थे कि किस तरह की कार खरीदनी चाहिए, अपनी कार को कैसे संशोधित करना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कैसे करना है और वाहन चलाने से संबंधित अन्य प्रश्न भी पूछे गए। यही कारण है कि अब उन्होंने ऐसी सलाह देना शुरू किया है। अब वे अपने पास ड्राइविंग सीखने के लिए आने वाले लोगों के लिए एक विशेष डिजिटल सामग्री बनाती हैं और उसके मुताबिक उन्हें ट्रेनिंग देती है। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है, लेकिन इससे पहले वक्त एक बार फिर एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हिडन वॉइसेस की तरफ से आप सभी का स्वागत। हिडन वॉइसेस, एक दृष्टि एक आवाज, और इसने पूरे भारत में दृष्टिबाधित और आर्थिक रूप से विकलांग बच्चों और वयस्कों को किताबों की दुनिया खोलकर सशक्त बनाने के लिए 1000 से भी अधिक छिपी हुई आवाजों को मिलाया है। 28 अप्रैल 2019 को देवी कृष्णा द्वारा स्थापित और सुश्री मैत्री राजदेव द्वारा सह संस्थापित हिडन वॉइसेस एक अद्वितीय रीडिंग चैरिटी है। देवी एक अनुभवी मनोचिकित्सक और काउंसलर है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की एक दक्ष प्रबंधक है। देवी ने पूरे भारत के विभिन्न भाषाओं के स्वयंसेवकों को दृष्टिबाधितों के लिए ऑडियो किताब पढ़ने और बनाने के लिए तैयार किया है। एक भागीदार के रूप में श्री सुधीश पी और इसके अध्यक्ष के रूप में सुश्री सिंसी थॉमस के साथ हिडन वॉइसेस के अब कुल 1500 से भी अधिक इन हाउस पाठक है और ये JNU, पुणे और दक्षिण भारत स्थित कई क्लबों से जुड़ा हुआ है, जिसके चलते अब हिडन वॉइसेस के पास 3000 से भी अधिक पाठक है। इसमें सबसे छोटे पाठक 5 साल की उम्र से लेकर सबसे बड़े पाठक 82 साल के अनुभव वाले स्वयंसेवक है। पाठकों को उम्र और चुनी गई भाषा के अनुसार ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। हिडन वॉइसेस के पास अब लगभग 20 भाषाओं में जानकारी पूर्ण और काल्पनिक दोनों ही तरह की पुस्तकों की एक सूची तैयार है। इन ऑडियो पुस्तकों का उपयोग विभिन्न संस्थानों और समूहों जैसे कि फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे, लिट द लाइट, द्युति, मद्रास क्लब आदि द्वारा किया गया है। इस कार्यक्रम ने 50,000 से भी अधिक लोगों की जिंदगी को समृद्ध बनाया है। अधिक जानकारी के लिए हमें ईमेल करें hiddenvoices2020@gmail.com पर। प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं कोरोना के बारे में एक ताजा खबर। कोरोना ने फिर से एक बार अपना सिर ऊपर उठाना शुरू कर दिया है। पिछले 15 दिनों में दिल्ली में लगभग 500 मामले सामने आए हैं, जो पिछले पखवाड़े में 191 थे। इससे पहले के 15 दिनों में ये आंकड़ा सिर्फ 73 था। राजस्थान के CM भजनलाल शर्मा भी कोविड पॉजिटिव पाए गए थे। उनके प्रदेश में पिछले 15 दिनों में 226 केसेस निकलकर सामने आए हैं। पहले के 2 पखवाड़े में क्रमशः 96 और 27 केसेस थे। ये जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों से मिली है। हालांकि फिलहाल टेस्टिंग कम हो रही है। ऐसे में कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि असल आंकड़े इससे भी ज्यादा होंगे। दिल्ली में कोविड-19 के डेली आंकड़े पिछली बार मई 2023 को नजर आए थे। उस समय कोरोना के मामले घटने लगे थे, जो मार्च और अप्रैल 2023 के मिड में 12,500 तक पहुंच गए थे। इसके बाद हाल ही में दिसंबर जनवरी की सर्दी में फिर कोरोना केसेस में इजाफा देखने को मिला था, लेकिन संख्या काफी कम थी। 20 दिसंबर 2023 को पूरे देश में डेली काउंट 841 के आसपास था। उस वक्त ज्यादातर संक्रमण साउथ इंडिया में देखने को मिल रहा था, जिसमें केरल सबसे अधिक था। लेकिन अब 2 महीनों के बाद ऐसा लग रहा है कि उत्तर भारत में वायरस का स्पाइक देखा जा रहा है। दिल्ली और राजस्थान के अलावा यूपी और बिहार में भी कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं।
उत्तर प्रदेश में 20 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक सिर्फ 12 केसेस थे, लेकिन 4 फरवरी से 19 फरवरी के बीच ये आंकड़ा 36 रिकॉर्ड किया गया। चिंता की बात तब नजर आई जब 19 फरवरी से कोविड के मामले 164 तक पहुंच गए थे। इसी तरह बिहार में पिछले पखवाड़े में कोरोना के 15 मामले सामने आए, जो अब हाल ही के 15 दिनों में 110 तक पहुंच गए हैं। दोस्तों, साथ ही आपको बता दें कि कर्नाटक, जहां हाल ही में कोरोना के मामले बढ़े थे लेकिन अब कम हो रहे हैं, पिछले 2 पखवाड़ों में जो संख्या 959 तक पहुंच गई थी, हाल ही के 15 दिनों में ये 268 रह गई है। महाराष्ट्र में भी पिछले 3 पखवाड़े में कोरोना के मामलों में स्पीड में कमी देखी गई है, जो क्रमशः 466, 555 और 449 रहे हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स मानते हैं कि कोरोना के इतने कम मामले बढ़ना चिंता का विषय नहीं है, खासकर जब तक वायरस का नया वेरिएंट सामने नहीं आ जाता। दोस्तों, अब खबर सुनते हैं बेंगलुरु से। यहाँ पर एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का आरोप लगाया गया तो एक 49 वर्षीय व्यक्ति ने अपने बोलने की अक्षमता का फायदा उठाने की कोशिश की और खुद को निर्दोष बताया। लेकिन शहर में यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम के मामलों की एक फास्ट ट्रैक अदालत इससे सहमत नहीं हुई और 20 साल के कठोर कारावास की सजा के साथ साथ 30,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। अदालत ने 8 वर्षीय उत्तरजीवी के बयान पर गौर किया कि अगस्त 2022 में दक्षिण बंगलुरु में उसके आवास पर क्या हुआ था, जबकि बाकी सभी लोग बाहर गए थे। दोषी नेपाल का मूल निवासी कालू सोनार है, जो 10 साल से अधिक समय से बंगलुरु में बस गया है। सरकारी वकील गीता रामकृष्ण गोवर ने कहा कि सोनार एक दिहाड़ी मजदूर है जो पीड़िता की दादी के साथ रहता था, क्योंकि उसके पति ने उन्हें ठुकरा दिया था। उत्तरजीविका के लिए स्कूल के समय के बाद वे अपने दादी से मिलने जाता था। उसके माता पिता के काम से लौटने तक वही रहना नियमित अभ्यास था। माता पिता एक निर्माण स्थल पर दिहाड़ी मजदूर थे। 15 अगस्त 2022 को लड़की स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेने के लिए स्कूल गई। जब वो घर लौटी तो उसकी दादी बाहर गई थी, जबकि सोनार घर पर अकेला था। उसे घर में बंद करके उसने दुष्कर्म किया और चॉकलेट का लालच देकर कहा कि वो ये बात किसी को न बताए। शाम तक उसके माता पिता और दादी घर लौट आए और पीड़िता ने अपनी मां को आप बीती सुनाई। मां ने तुरंत पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने सोनार को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद सोनार बेंगलुरु सेंट्रल जेल में न्यायिक हिरासत में है। सोनार ने सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करते हुए अपनी बेगुनाही का दावा किया है, लेकिन डीएनए नमूनों और मेडिकल रिपोर्टों ने उसकी अपराध की पुष्टि की है। उत्तरजीवी ने भी अपने स्वैच्छिक बयान में सोनार की पहचान की है। पीड़िता की मां, दादी, डॉक्टरों और पुलिस कर्मियों सहित कुल मिलाकर 10 चश्मदीदों ने अदालत में गवाही दी है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गर्मियों की शुरुआत होने लगी है। मार्च महीना भी आधा गुजर चुका है। गर्मी के इस मौसम में हमें अपनी सेहत का ख्याल रखना बेहद जरूरी है, वरना तेज गर्मी, गर्म हवाएं और चिलचिलाती धूप आपको काफी बीमार कर सकती है। गर्मी के इस सीजन में हमारी कोशिश होनी चाहिए कि शरीर में कभी भी पानी की कमी न हो और अंदरूनी ठंडक मिलती रहे। आमतौर पर हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन का खतरा भी काफी ज्यादा बना रहता है। ऐसे में आप कुछ ऐसे फूड्स का सेवन कर सकते हैं जो इस तपिश के मौसम में आपको राहत दिलाने का काम करे। दोस्तों, हरी सब्जियां वैसे तो हर मामले में सेहत के लिए फायदेमंद मानी जाती है, लेकिन गर्मी से राहत दिलाने में ये बहुत ही अहम रोल निभाती है। इससे पाचन तंत्र सही रहता है और पेट में होने वाली गर्मी का सामना नहीं करना पड़ता। तो इन गर्मियों में जितना हो सके हरी सब्जियों को अपनी डाइट में शामिल करें। इसके बाद दही और काला नमक मिलाकर अगर छाछ या बटर मिल्क आप तैयार कर सकते हैं तो इसे पीने के बाद शरीर को ठंडक मिलती है और साथ ही अगर कुछ ऑयली फूड भी खा लिया तो पाचन तंत्र नहीं बिगड़ता है। तो छाछ से भी आपको गर्मी से राहत मिल सकती है। इसके बाद नींबू या लेमन में जो विटामिन सी की मात्रा होती है उससे काफी ज्यादा गर्मियों के दिनों में आपको फायदा मिल सकता है। ये न सिर्फ हमें गर्मी से बचा सकता है लेकिन अंदरूनी तौर पर हमें फ्रेश रखता है। तो आप जरूर नियम बनाएं कि एक दिन में 1 से 2 ग्लास नींबू पानी जरूर पिएं। साथ ही गर्मी के मौसम में संतरे का सेवन जरूर बढ़ा दें।
क्योंकि इसमें पानी की मात्रा काफी ज्यादा होती है, तो हमें डिहाइड्रेशन से ये बचा सकता है। इसमें मौजूद विटामिन सी, फाइबर और कैल्शियम भी शरीर को फायदा पहुंचाते हैं। इसके बाद हमारा पांचवा ऐसा फूड जिसकी हम सलाह देना चाहेंगे गर्मियों के दिनों के लिए, वो है नारियल पानी। गर्मियों के मौसम में आप धूप और तपिश से परेशान हैं तो सॉफ्ट ड्रिंक कभी न पिए। इसकी जगह आप नारियल पानी पी सकते हैं, जिसका सेवन आपके शरीर को कई तरह के पोषक तत्वों से संपूर्ण कर देगा और हीट स्ट्रोक का खतरा बहुत ही कम हो जाएगा। दोस्तों, अब खबर सुनते हैं लोकसभा चुनाव से जुड़ी। हरियाणा के नूंह में लोकसभा चुनाव के लिए प्रशासनिक स्तर पर बैठकों का दौरा चल रहा है। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारी तेजी से की जा रही है। नूंह में मतदान के दिन मतदाताओं की सुविधाओं के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी। खासकर दिव्यांग और वृद्ध मतदाताओं की सुविधा का ख्याल रखा जाएगा। तैयारी की लगातार समीक्षा की जा रही है। मतदान के दिन मतदाताओं को कोई दिक्कत न हो, इसलिए तमाम तरह के उपाय किए जा रहे हैं। दिव्यांगों और वृद्ध मतदाताओं के लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है। दिव्यांगों तथा वृद्ध जनों के लिए वोट डालते समय व्हील चेयर का इंतजाम किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त धीरेन्द्र खड़गटा ने बताया कि दिव्यांग जनों के लिए एक विशेष बूथ भी बनाया जाएगा। चुनाव को लेकर नूंह में बैठक की गई है। नूंह के उपायुक्त श्री धीरेन्द्र खड़गटा ने कहा है कि लोकसभा चुनाव का ऐलान किसी भी समय हो सकता है, इसलिए जिले के विभिन्न विभागों के लिए अधिकारियों के साथ बैठक की गई है। मतदान केंद्र के अंदर कैसी तैयारी करनी है, बूथ पर क्या क्या फैसिलिटीज होनी चाहिए, किस प्रकार की दिक्कतें बूथ पर आ रही हैं, नए बूथ कहां बनाए जा सकते हैं को लेकर विभिन्न दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। उपायुक्त श्री धीरेन्द्र खड़गटा ने जानकारी दी कि दिव्यांग मतदाताओं को बूथ पर दिक्कत न हो, इसलिए दिव्यांगों के लिए मॉडल बूथ बनाने से लेकर सभी तैयारियां की जा रही हैं। उपायुक्त ने कहा कि दिव्यांग जनों के लिए जिनकी उम्र 85 वर्ष से अधिक है, उनके लिए चुनाव आयोग की तरफ से हिदायत है कि उनको वोट डलवाने के लिए बूथ तक कैसे ले जाया जाए, इसका भी विशेष इंतजाम किया जाएगा। इसके लिए भी अधिकारियों कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय कर दी गई है। दोस्तों, खबर आती है हरियाणा नूंह मेवात से। जिला रेड क्रॉस समिति हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के प्रांगण में दिव्यांगजनों के लिए निःशुल्क सहायक उपकरण वितरण का शिविर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जिला उपायुक्त धीरेन्द्र खड़गटा ने मुख्य अतिथि के रूप में मार्गदर्शन प्रदान किया। उपायुक्त श्री धीरेन्द्र ने हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के CSR पहल के अंतर्गत दिव्यांगों के लिए निःशुल्क सहायक उपकरण वितरण समारोह में जिले के 244 दिव्यांगजनों को लगभग 67 लाख के निःशुल्क सहायक उपकरण वितरित किए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं चला रही है, जिसमें दिव्यांगजनों को विभिन्न औद्योगिक प्लॉटों और आवासीय प्लॉटों में 5% का आरक्षण दिया जा चुका है। हरियाणा राज्य कौशल रोजगार निगम में दिव्यांगजनों को पंजीकरण करवाने पर रोजगार के लिए 4% आरक्षण दिया गया है तथा आयु में 10 साल की छूट भी दी जा चुकी है। प्रदेश के सभी ITI में दिव्यांगजनों को कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि सभी दिव्यांगजन कौशल प्राप्त कर अपना रोजगार स्थापित कर सके। उन्होंने कहा कि शिविर में दिव्यांगजनों को ट्राइसिकल, व्हीलचेयर, बैसाखी, कान की सुनने की मशीन, कृत्रिम अंग आदि उपलब्ध कराई गई। दोस्तों, अब खबर है वायरल वीडियो की। भारतीय टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन ने दिव्यांग बच्चे से मिलने का अपना वादा पूरा किया है। संजू सैमसन ने न सिर्फ उनसे मुलाकात की बल्कि उसके साथ क्रिकेट भी खेला। संजू सैमसन का ये अंदाज सोशल मीडिया पर लोगों को खूब पसंद आ रहा है। बता दें कि कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया था जिसमें एक दिव्यांग बच्चा क्रिकेट और फुटबॉल खेलता नजर आया। इस बच्चे से जब उसका सपना पूछा गया तो उसने अपने फेवरेट क्रिकेटर संजू सैमसन से मिलने की इच्छा जाहिर की। बच्चे का ये वीडियो जब संजू सैमसन के पास पहुंचा तो उन्होंने वीडियो संदेश के जरिए इस फैन से वादा किया कि जब वो केरल पहुंचेंगे तो उससे जरूर मिलेंगे। रणजी ट्रॉफी मुकाबले में केरल की चुनौती खत्म होने के बाद संजू सैमसन जब वापस केरल लौटे तो उन्होंने इस खास फैन से मुलाकात की।
संजू सैमसन ने इस बच्चे के साथ क्रिकेट भी खेला। सैमसन के इस फैन ने अपनी गेंदबाजी से संजू को हैरान भी किया। इससे पहले रणजी ट्रॉफी में केरल और उत्तर प्रदेश के बीच खेले गए एक मुकाबले के दौरान भी संजू की एक दिव्यांग से मुलाकात हुई थी। संजू ने उस फैन को ऑटोग्राफ भी दिया था, उसके साथ सेल्फी भी ली थी। संजू सैमसन अब आईपीएल 2024 में एक्शन में नजर आएंगे। संजू सैमसन एक बार फिर राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी करते दिखेंगे। दोस्तों, आपको याद दिला दें कि राजस्थान की टीम पिछले सीजन में प्लेऑफ में जगह बनाने से चूक गई थी और 5वें नंबर पर रही थी। संजू सैमसन को इस सीजन से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। दोस्तों, खबर है बॉम्बे हाईकोर्ट से। माओवादी से संबंध होने के आरोप झेल रहे दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर जीएन साईबाबा को बॉम्बे हाईकोर्ट ने बरी कर दिया है। उनकी उम्र कैद की सजा को भी रद्द कर दिया गया है। जीएन साईबाबा अभी भी नागपुर के सेंट्रल जेल में कैद है। हाईकोर्ट की नागपुर पीठ के सदस्यों जस्टिस विनय जोशी और वाल्मीकि एस.ए. मैनजस ने गैर कानूनी गतिविधि की रोकथाम अधिनियम यूएपीए के तहत साईबाबा के खिलाफ दर्ज केस की सुनवाई की और साईबाबा समेत 6 अन्य लोगों की उम्र कैद की सजा के फैसले को पलट दिया। उन्हें मार्च 2017 में महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले की कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी। 2022 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने उन्हें बरी किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बरी करने के फैसले को निलंबित कर दिया था। अब एक बार फिर बॉम्बे हाईकोर्ट ने राहत देते हुए उन्हें बरी करने का फैसला सुनाया है। तो आइए दोस्तों, जान लेते हैं कि कौन है जीएन साईबाबा। आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी के एक कस्बे में अमलापुरम में जन्मे साईबाबा को 5 साल की उम्र में पोलियो हो गया था। उनकी कमर से नीचे का हिस्सा काम नहीं करता, वे व्हील चेयर पर रहते हैं और करीब 90% दिव्यांग है। वे अपनी पत्नी वसंत से कोचिंग क्लासेस में मिले थे, जिससे उन्होंने लव मैरिज की। गाकर कोंडा नागा साईबा के नाम से मशहूर जीएन साईबाबा पढ़ाई पूरी करने के बाद 2003 में दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज से बतौर अंग्रेजी प्रोफेसर जुड़े। जीएन साईबाबा मशहूर लेखक और मानवाधिकार कार्यकर्ता भी हैं। बतौर मानवाधिकार कार्यकर्ता वे आदिवासियों जनजातियों की आवाज है। उनके हितों और विकास के लिए संघर्ष वे करते रहते हैं। 2014 में उन्हें नक्सलियों को समर्थन देने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था। इसके चलते उन्हें कॉलेज से निलंबित भी कर दिया गया। 31 मार्च 2021 को उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। साईबाबा ने अखिल भारतीय पीपल्स रेजिस्टेंस फोरम AIPRF के कार्यकर्ताओं के रूप में कश्मीर और उत्तर पूर्व में चल रहे मुक्ति आंदोलन का समर्थन किया। दलितों और आदिवासियों के अधिकारों के लिए 2 लाख किलोमीटर की यात्रा भी की। दोस्तों, खबर उत्तर प्रदेश वाराणसी से। अभियोजन पक्ष के अनुसार 3 सितंबर 2019 को वादी प्रदीप पटेल ने वर्ष 2019 में कैंट थाना अंतर्गत स्थित ग्राम मड़वा में भाई दिव्यांग की हत्या के मामले में मुकदमा दर्ज किया था। विवरण के दौरान एक आरोपी राजेश पटेल की मौत हो गई। दुकान पर बैठे दिव्यांग चाय विक्रेता दिलीप पटेल की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या करने के चर्चित मामले में अदालत ने सोमवार को शातिर बदमाश झुन्ना पंडित समेत 8 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम अवनीश गौतम की अदालत ने मुकदमे के विचारण के बाद अभियुक्त श्री प्रकाश मिश्रा उर्फ झुन्ना पंडित, रवि पटेल, दीपक पटेल, नीरज पटेल उर्फ टुनटुन, दीपक राजभर उर्फ मान्या, संजय पटेल, शैलेश पटेल व मोनू विश्वकर्मा को दोषी पाया और आजीवन कारावास के साथ 86,500 रुपए के आर्थिक दंड की सजा सुनाई। अदालत में अभियोजन की ओर से एडीजीसी विनय कुमार सिंह व वादी के अधिवक्ता नीरज कुमार राय एवं जसवंत पांडे ने पक्ष रखा था। अभियोजन के पक्ष के अनुसार 3 सितंबर 2019 को वादी प्रदीप पटेल ने वर्ष 2019 में कैंट थाना अंतर्गत स्थित ग्राम मड़वा में भाई दिव्यांग की हत्या के मामले में मुकदमा दर्ज कराया था। वादी श्री प्रदीप पटेल ने कहा है कि न्यायालय के इस फैसले में पूरा परिवार खुश है। दुख इस बात का है कि उनका भाई अब दुनिया में नहीं रहा। न्याय पाने के लिए पिता ने अपनी जमीन तक बेच दी। 3 माह पूर्व भी झुन्ना पंडित के नाम पर शिवपुर के चिकित्सक डॉक्टर रामा शंकर प्रसाद सिंह उर्फ
डॉक्टर RS पटेल से 20 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की गई थी। अस्पताल के गार्ड लवलेश सिंह को रात में पत्र थमाते हुए गाली गलौज किया गया। चिकित्सक ने मड़वा निवासी झुन्ना पंडित और अज्ञात के खिलाफ रंगदारी समेत अन्य आरोपों में मुकदमा दर्ज कराया था। पिछले 17 अक्टूबर को झुन्ना पंडित समेत उसके गिरोह के 9 बदमाशों के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज कराया गया। झुन्ना पर वाराणसी समेत अन्य जिलों के थानों में हत्या के प्रयास, लूट, रंगदारी समेत 48 आपराधिक मुकदमे दर्ज है। तो डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन के बाद हम आपको सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा हमें बताइएगा जरूर। अपना फीडबैक जितने तरीके ऊपर पहले हम रेडियो उड़ान सुनने के आपको बता चुके हैं, उनमें से किसी भी तरीके से आप अपना फीडबैक हम तक पहुंचा सकते हैं। अपने फीडबैक हमें जरूर दीजिए ताकि हम इस प्रोग्राम को बेहतर बना सके। बहरहाल अब प्रोग्राम के अंजाम की बारी। प्रोग्राम के आखिर में न्यूज हेडलाइंस एक बार फिर। न्यायिक परिसरों में उचित सुविधाओं की कमी के कारण विकलांग व्यक्तियों को न्याय तक पहुंच से वंचित होना पड़ता है, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का कहना। दिव्यांगों के लिए बनाया जाएगा वन स्टॉप सेंटर, सुगम्य ऐप में जोड़ी जाएंगी AI सुविधाएं। आयुष केंद्रों में मिलेंगी अब और बेहतर सुविधाएं, सरकार ने जारी किए नए दिशा निर्देश। दिल्ली में पहली बार हुआ दोनों हाथों का सफल ट्रांसप्लांट, फिर से ट्रैक पर लौटेगी पेंटर राजकुमार की जिंदगी। दिल्ली में कोरोना के डेली केसेस 50 के पार, यूपी बिहार में भी बढ़े कोविड के मामले। विकलांग लोगों के लिए यात्रा को आसान बनाना ही उन्हें कर सकता है प्रेरित। आरोपी को अपनी विकलांगता का फायदा उठाकर शिक्षा से बचने की कोशिश करने पर मिली कड़ी सजा। नोरो वायरस के खिलाफ लड़ाई में नया मोड़, वैक्सीन का क्लिनिकल टेस्ट शुरू। गर्मी आने से पहले जान ले 5 हेल्दी फूड्स के बारे में। दिव्यांग मतदाताओं के लिए विशेष व्यवस्था, नूह में मॉडल बूथ बनाने की तैयारी। 244 दिव्यांगजनों को दिए गए लगभग 67 लाख के निःशुल्क सहायक उपकरण। संजू सैमसन ने पूरा किया दिव्यांग बच्चे का सपना, केरल पहुंचने के बाद मिलने पहुंचे। GN साई बाबा को हाईकोर्ट ने बरी किया। दिव्यांग चाय विक्रेता की हत्या के मामले में गैंगस्टर झुन्ना पंडित समेत 8 को उम्र कैद, अर्थदंड भी लगाया गया।